नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आपको हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल कराने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो खुद से भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किताब के, बिना किसी हेल्प के। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सही से इसको बनाएंगे तो दोस्तों आपका हिंदी पेडागोजी में जो आपका 15 क्वेश्चन आता है उसमें आपका 12 या 13 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, आज आपको इसका लेवल मालूम चल जाएगा कि कैसे आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है पेडागोजी का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत कर लेते हैं कैसे कैसे टाइप का आता है और कैसे आपको बनाना चाहिए और कैसे आपको समझना चाहिए। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू हो जा रहा है। तो पहला नंबर का जो सवाल है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए। वो सदैव समान होनी चाहिए, सदैव समान हो सकती है, सदैव अलग अलग होती है या सदैव टकराहट से गुजरती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको इसमें काम करना है, जितना भी आपका नेगेटिव पॉइंट बन रहा है दोस्तों उसको पहले आप लोग कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, देखिए सदैव टकराहट से होती है दोस्तों, टकराहट की बात आ जाता है यानी बहुत बड़ा आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो इसको दोस्तों आपको पहले ही काट देना चाहिए। सदैव अलग अलग होती है तो दोस्तों अलग अलग नहीं होती है, ये भी आपका नहीं हो सकता। अब आपका 2 ऑप्शन बचा। अक्सर क्या होता है सीटेट के एग्जाम में दोस्तों 2 क्वेश्चन में ज़्यादातर आपका डाउट रहता है। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होनी चाहिए दोस्तों, सदैव क्या होती है, सदैव आपका समान हो सकती है। देखिए यहाँ पर सदैव होती है, सदैव समान होती है, इसको नहीं करना है, सदैव समान हो सकती है। देखिए क्या होता है कि बच्चा जो होता है दोस्तों वो अपने घर की भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलते हैं और ज़्यादा उसको समझ में उसको आता है। तो अगर घर की भाषा और विद्यालय में यानी स्कूल में जो पढ़ाई जाती है उस भाषा अगर समान हो जाए तो दोस्तों उन लोगों को क्या हो जाएगा, उन लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है दोस्तों, दोनों का समान हो सकता है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 2 में क्या है कि प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से लेकर 5 तक के वर्गों के कक्षा के लिए, ठीक है ना, यानी 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है, वो आपका पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, वो आपका उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र होना चाहिए, वो आपका व्याकरणिक नियमों पर स्मरण होना चाहिए या भाषा प्रयोग के अवसर होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपका स्मरण की बात आ जाता है तो वहाँ पर काट देना चाहिए आपको। स्मरण यानी याद नहीं करना है, बच्चों को याद हमको नहीं करवाना है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक का भी हमको सहारा नहीं लेना है, ये भी आपका कट जाएगा। उच्च स्तरीय तकनीकी, दोस्तों बच्चा होता है वो उच्च स्तरीय तकनीकी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 5 तक के वर्ग के जो कक्षा होते हैं वो उच्च स्तरीय तकनीकी का यंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो भाषा प्रयोग के उसको अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, चाहे उसके मुंह से कुछ भी निकल रहा हो लेकिन उसको भाषा प्रयोग का अवसर उसको ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों आपका नंबर 3 में क्या है, देखिए हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है। शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री या बाल साहित्य का विविध प्रयोग। ठीक है, तो दोस्तों प्राइमरी स्तर के बच्चे के लिए बात बोल रहे हैं यहाँ पर। तो शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान उसको होना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सुंदर ढंग से छपी पुस्तक ये भी उतना जरूरी नहीं है। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, दोस्तों अगर उसको हार्ड लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसको वो भाषा समझ में नहीं आता है ना। बच्चा आपका सीखता है भाषा कैसे, सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर। ये 4 के माध्यम से यानी इन चारों सामग्री के माध्यम से बच्चा को बोलने के लिए, समझने के लिए और कहने के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर उसको, ठीक है, अगर उसको आपका बाल साहित्य का विविध प्रयोग यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए, बाल मतलब होता है दोस्तों बालक, है ना, यानी छोटा सा बालक। तो बाल साहित्य का अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए तो वो विविध उसके उपयोग को या तो प्रयोग को वो समझ सकते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 4 में क्या है, देखिए कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए, है ना, यानी प्राइमरी लेवल का बात हो रहा है। तो 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, है ना, यानी उसको कैसे पढ़ाना है जिसमें बहुत सारे पात्र हो, ठीक है, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो।
ठीक है दोस्तों, और हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, है ना। जिसमें 2 पात्र हो ये भी जरूरी है, जिसमें बहुत सारे पात्र हो ये भी जरूरी नहीं है। तो दोस्तों बच्चा क्लास का जो होता है आपका 1 और 2 क्लास के जो बच्चे होते हैं उसमें अगर उसको शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से उसको चित्रात्मक रूप से अगर वो उसको दिखा रहे हैं कुछ, यानी फिगर करके अगर उसको कुछ बता रहे हैं तो उसको ज़्यादा याद रह जाता है, क्योंकि बच्चों का जो कैचिंग पावर होता है वो बहुत ज़्यादा आपके इफेक्टिव होता है, साथ साथ उसका लचीला भी होता है। तो यही आपका है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है कि दोस्तों वाक्यों, शब्दों और घटनाओं की वर्णन की शैली आप चित्रात्मक ढंग से अगर करते हैं तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ में आता है। ठीक है, और वो उसका याद भी रह जाता है। चलिए दोस्तों आगे का सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, नंबर 5 में क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना या केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकसित करना। दोस्तों जब भी आपका केवल शब्द आ जाता है, ठीक है, केवल यानी ओनली, ठीक है, तो इसको देख के दोस्तों पहले ही काट दीजिएगा, है ना। इसको देख के पहले ही आपको काट देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, देखिए बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। दोस्तों चित्रांकन क्षमता का विकास नहीं करना है, उसका सभी कुछ विकसित करना है, एक साथ उसको जैसे सब कुछ समझ में आ जाए ऐसे टाइप का हमको विकसित करना है उसके अंदर। तो ये भी आपका नहीं हो सकता। बच्चों की रचनात्मकता, ठीक है, रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। दोस्तों उसके अंदर में, यानी उसके अंदर में जो कुछ चल रहा है उसको पहले हमको जानना जरूरी है, और उसके लिए उसके रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना जरूरी होता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल आपका दोस्तों है नंबर 6। नंबर 6 में क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए पढ़ने का प्रारंभ करना कैसे होना चाहिए? कहानियों से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कविताओं से होना चाहिए, ये भी ठीक है। अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, ठीक है। वर्णमाला से होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप जान सकते हैं कि कहानी से होना चाहिए, ये भी आपका जरूरी नहीं है। कविताओं से होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर अर्थपूर्ण सामग्री से हो, ठीक है, अर्थपूर्ण जिसका कुछ मीनिंगफुल निकल रहा है, जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, अगर उस माध्यम से हो तो ये आपका सबसे बड़ा बिग पॉजिटिव पॉइंट निकल रहा है ना। इसको मैं बीपी कर देता हूँ, बी से बिग हो गया, पी से हो गया पॉजिटिव। तो बिग पॉजिटिव यानी सबसे बड़ा आपका पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है अगर उसको अर्थपूर्ण सामग्री से समझाया जाए। कोई भी अगर उसको कहानी ही पढ़ा रहे हैं तो अर्थपूर्ण से, ऐसे नहीं कि जो मन से उसको पढ़ा दे रहे हैं उसको कुछ समझ में ही नहीं आए, है ना। तो मटेरियल क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका जेन्युइन होना चाहिए। तो ये आपका दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका वर्णमाला से होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बन जाएगा। नंबर 7 में क्या आ रहा है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? देखिए भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए ऑप्शन 1 में है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। दोस्तों भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ये आपका नहीं हो सकता। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ये भी आपका नहीं हो सकता। भाषा और बोली में कोई भी अंतर नहीं होता है, जरूरी अंतर होता है दोस्तों, ये भी आपका नहीं होता है। तो भाषा एक क्या होता है दोस्तों? नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध बोलिए या तो क्रमबद्ध बोलिए, है ना। तो भाषा के अनेक रूप भी होते हैं और ये इसको क्रमबद्ध के अनुसार इसको क्रमबद्ध के अनुसार और इसको नियमबद्ध के अनुसार इसको व्यवस्था किया जाता है। जैसे ये भी भाषा जो है और एक प्रकार से इसको कह सकते हैं कि व्याकरण का अनुसरण करती है। जब भी हम कुछ लैंग्वेज में कोई किताब पढ़ रहे हैं तो ये उस टाइम व्याकरण का अनुसरण करता है ना। तो भाषा का एक क्या होना चाहिए दोस्तों? नियमबद्ध और क्रमबद्ध दोनों व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में ये सही ढंग से क्या होता है दोस्तों? उचित हो जाता है। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों। नंबर 8 में क्या कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। रोल प्ले जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? भूमिका निर्वाह। ये आपका एक अंग्रेजी वर्ड है। रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ठीक है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना।
उसके बाद है दोस्तों बच्चों को अनुशासन रखना और बच्चों को अभिनय सिखाना, है ना। बच्चों को आप कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं, बच्चा का मन कुछ भी हो सकता है, बच्चा का जो रूप होता है दोस्तों वो भगवान का रूप होता है। तो बच्चे को अभिनय जो है उसको नहीं सिखा सकते हैं, उसको अनुशासन तो नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको शासन आप लोग नहीं कर सकते हैं, ये तो भूल जाइए। पहले में होता था, लेकिन जब से आपका NCF 2005 आया है ना, तब से आपका अनुशासन उसको नहीं कर सकते हैं। एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, है ना, एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ये वाला आपका सही और मीनिंगफुल आपका आंसर हो रहा है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, है ना। कोई भी संदर्भ हो, कोई भी आपका मीटिंग हो, कोई भी आपका जो कुछ भी आपका स्कूल में फंक्शन वगैरह हो, तो उसको भाषा के प्रयोग पर अवसर अधिक से अधिक देना है। चाहे आपका क्लास में ही हो, चाहे किसी दूसरी जगह पर हो, तो भाषा प्रयोग को उसका अवसर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को देना चाहिए। चलिए आगे का सब लोग देखेंगे दोस्तों 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में क्या है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। सही बात है, भाषा हमारे जो पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण में बिखरी हुई मिलती है। भाषा का अनेक रूप होता है, इसीलिए ये बिखरी हुई मिलती है। और यह कथन किस पर लागू नहीं होता? अखबार पर लागू नहीं होता, विज्ञापन पर लागू नहीं होता, साइन बोर्ड पर लागू नहीं होता, या आपका भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो किस में लागू नहीं होता नहीं पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों भाषा के माध्यम से ही अंग्रेज जो आपका है ना, भाषा के माध्यम से हम लोग अखबार को पढ़ते हैं, भाषा के माध्यम से ही हम लोग विज्ञापन को देखते हैं, और भाषा के माध्यम से ही हम लोग साइन बोर्ड पढ़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो भाषा प्रयोगशाला, क्योंकि भाषा का कोई प्रयोगशाला नहीं होता है ना। तो यह कथन जो है इस पर लागू नहीं होता, और यही आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे नंबर 10। नंबर 10 में क्या है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। दोस्तों बच्चा जब भी गलती नहीं करेगा, जब तक गलती नहीं करेगा वो अपने आप को सुधारेगा कैसे, है ना। उसको उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है दोस्तों, वो उसको गलती करने का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो दोस्तों ये तो आपका नहीं हो सकता। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। दोस्तों जरूरी नहीं उसको 20 बार लिखना है, एक बार भी लिख के उसको समझ में आ सकता है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद आपका शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का, है ना, दोनों तरफ के शब्दों का क्या है यहाँ पे दोस्तों, दोनों के तरफ के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। दोस्तों जब भी आपका ये अवसर वाला चीज़ आ जाता है, यानी मौका वाला चीज़ आ जाता है, तो आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ जाता है। तो यही आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए आगे का सवाल हम लोग देखेंगे नंबर 11। नंबर 11 में क्या है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए दोहराने के लिए कहना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, यह शब्द पढ़वाना। दोस्तों आप लोग बच्चों को पढ़वा नहीं सकते हैं, बच्चों को आप लोग प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना ये भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत उसको कर सकते हैं, है ना, यानी अलग अलग टॉपिक पर उससे बातचीत कर सकते हैं। उसके साथ ये वाला जो आंसर हो दोस्तों आपका फिट बैठता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल आपका दोस्तों है 12 नंबर सवाल। देखिए, भाषा में सतत और व्यापक आकरण का उद्देश्य है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, और वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका दोस्तों नंबर 2, यानी भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है ना। मौखिक भी होना चाहिए, है ना, और लिखित भी होना चाहिए, दोनों उसका प्रयोग होना चाहिए अपने प्राइमरी लेवल पर। तो यही बात बोल रहे हैं दोस्तों, सतत और व्यापक अगर आकलन चाहिए तो उसको मौखिक भी आना चाहिए और लिखित, यानी दोनों का उसका जो प्रयोग है उसकी क्षमता के अनुसार उसका आना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में क्या है कि भाषा कक्ष में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करना उद्देश्य नहीं है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, या
आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि भाषा कक्ष में विभिन्न दृश्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता दोस्तों कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। दोस्तों वो बच्चा है, वो बच्चा कुछ भी कर सकते हैं, वो नियम के पालन बहुत ही कम करते हैं। तो ये वाला दो आंसर जो आंसर हो रहा है दोस्तों, ये आपका सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है, यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों आपका नंबर 14। नंबर 14 में क्या है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसे होनी चाहिए? तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए और बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग जान सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। बच्चों की जो घर और समुदाय की भाषा से वो मिलती जुलती होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। घर की जो भाषा है और विद्यालय की जो भाषा है अगर वो मिल जाए दोस्तों तो बच्चों को ज़्यादा चीज़ समझ में आता है ना। क्योंकि बच्चा जो होता है दोस्तों भाषा जो सीखता है वो इंटरेक्ट करके सीखता है, यानी आपसी सामंजस्य करके वो सीखते हैं, है ना। समाज में रहकर वो भाषा को सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बोला जाए इसका राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों नंबर 4, जिसमें उसके घर की भी भाषा होनी चाहिए और विद्यालय की भाषा दोनों मिलती जुलती होना चाहिए। नंबर 15 आ गया हमारा सवाल, प्राथमिक स्तर पर भाषा लिखाने से तात्पर्य है भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना या भाषा वैज्ञानिक तत्व स्पष्ट करना। तो दोस्तों सिखा नहीं सकते हैं आप लोग, भाषा का व्याकरण सिखा नहीं सकते हैं, न ही उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ा सकते हैं, न ही भाषा वैज्ञानिक तत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, भाषा का प्रयोग उसको सिखा सकते हैं कि कौन सी भाषा का प्रयोग आपको कैसे सिखाया जाए, है ना, बच्चों को कैसे सिखाया जाए, ये उसको आप लोग सिखा सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है कि भाषा का प्रयोग को सिखाना। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपका कुल प्रश्न जो था वो आपका 15 क्वेश्चन था और 15 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है ये दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसे लगा ये दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पहले तो शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोग अपने जो फ्रेंड होते हैं, है ना, जो अपने दोस्त यार होते हैं, उन सबको पहले शेयर कीजिए। जिसका भी एग्जाम ये आपका सीटेट का है उसको पहले शेयर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।